नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हबीबपुर जजैल बस स्टैंड हबीबपुर रूरल हेल्थ केयर वेलफेयर सोसाइटी ने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया और जरूरतमंद परिवारों को सर्दियों के कपड़े बांटे। हबीबपुर BLRO स्वपन तरफदार और मालदा मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार मौलिक मौजूद थे। साथ ही मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर तनुश्री सेन, डॉक्टर अदिति मंडल, डॉक्टर सुजीत दास, डॉक्टर सुमन बल्लभ भी मौजूद थे। जजैल हेड श्रीमती टुम्मा मंडल रॉय भी मौजूद थी। हबीबपुर रूरल हेल्थ केयर वेलफेयर सोसाइटी के एडिटर सोशल वर्कर अशोक कुमार मजूमदार और जर्नलिस्ट रामचंद्र मंडल ने मेहमानों का स्वागत उत्तरी और बहस देकर किया। हबीबपुर रूरल हेल्थ केयर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स ने लगभग 200 लोगों को सर्दियों के कपड़े बांटे और लगभग 300 लोगों का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और तालाब में गिर गया। जहां हादसा हुआ वह शहर के बीचों बीच का इलाका है। यहां तालाब से सटा हुआ स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिरे। वहां दलदल में फंस गए। स्थानीय लोगों ने उनको बाहर निकाला है। कुछ ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। हालांकि जहां विमान गिरा हुआ है वहां दलदली तालाब है, चारों तरफ जलकुंभी उगी हुई है। ऐसे में एयरक्राफ्ट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई है। एयरक्राफ्ट में और लोग सवार थे या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हादसा बुधवार दोपहर 12 बजे KP कॉलेज के पीछे हुआ। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शाबिर ने बताया, पास में स्कूल है, बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे थे, तभी तेज लाल रंग दिखाई दिया। 2 मिनट बाद पैराशूट खुल गए, जहाज तालाब में गिर गया। अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। तीनों लोग फर्ती में थे। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। KP ग्राउंड है, उसके पीछे तालाब नुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआंधार हैं उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिजनौर में GST टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों की राजस्व हानि का खुलासा। थाना शेरकोट में 6 मुकदमे दर्ज, फर्जी GST फर्मों के जरिए ITC घोटाले का नेटवर्क उजागर। मजदूर व गरीब लोगों के दस्तावेज लेकर बनाई गई बोगस फर्में, बिना व्यापार के दिखाया गया करोड़ों का लेन देन। अब तक की जांच में करीब 2.24 करोड़ रुपए की सरकारी टैक्स चोरी सामने आई। क्राइम ब्रांच व शेरकोट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रजीत, जिशान, अजमल और वसीम शामिल, सभी उत्तराखंड निवासी। फर्जी बिल, ई-वे बिल और डमी व्यक्तियों के दस्तावेजों से चलाया जा रहा था संगठित गिरोह। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी, पुलिस और राज्य कर विभाग की जांच तेज। जनपद बिजनौर में GST फ्रॉड से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनके यथाशीघ्र अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई थी और तत्परता से उसकी विवेचना कराई जा रही थी। इसी क्रम में
थाना शेरकोट पर पंजीकृत 6 अभियोगों का आज अनावरण किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त क्रमशः इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम, जो जसपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये व्यक्ति एक शमा परवीन नाम की महिला के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को चिन्हित करते थे और सरकारी योजनाओं के विषय में बताकर उनका लाभ देने का लालच देकर लोगों से जो है उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि कलेक्ट करते थे। इसके आधार पर जिशान और अजमल ये फर्जी फर्म्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, GST नंबर जनरेट करते थे और उसके बाद इन फर्म्स से संबंधित जो है ई-वे बिल्स जनरेट करते थे, जिससे कि व्यापार दिखाते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। इनसे पूछताछ के क्रम में कादिर और शाहनवाज नाम के भी 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें जो है आर्थिक लाभ देते थे। ये दोनों अभियुक्त अभी वांछित हैं। पूरे प्रकरण में अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 2.24 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई है और इसमें कार्रवाई करते हुए इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम नाम के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शाहनवाज, शमा परवीन और कादिर की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन। जांजगीर चांपा 21 जनवरी 2026 कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे जिला ऑडिटोरियम जांजगीर में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में जिले के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में वर्ष 2024-25 में प्रमाणीय सूची में स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं व वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु चयनित बालिकाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति गाइड के लिए चयनित बालिकाओं एवं सेल्फी विद डॉटर के सर्वश्रेष्ठ फोटो सेल्फी पोस्ट करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों को सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना में ट्रैफिक व्यवस्था फेल, नो एंट्री में धड़ल्ले से घुस रहे भारी ट्रक। सतना शहर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाह व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नो एंट्री के बावजूद भारी ट्रकों का शहर में प्रवेश लगातार जारी है। ताजा मामला टिकुरिया टोला लखन चौक का है, जहां एक बार फिर भारी ट्रक नो एंट्री के समय इलाके में घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन भारी वाहन इस क्षेत्र से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सकरी सड़कों और घनी आबादी वाले इस इलाके में ट्रकों की आवाजाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि नो एंट्री नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले व्यवस्था सुधारी जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कंज्यूमर गुड्स कॉर्पोरेशन के रीजनल मैनेजर का चार्ज लेने आए व्यक्ति के विरोध में 50 से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस के एंट्रेंस के सामने हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारी उस रीजनल मैनेजर को थेनी में रीजनल मैनेजर बनाए जाने से नाखुश है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत थी।
तमिलनाडु कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन के थेनी डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस के रीजनल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे सेंथिल कुमार का ट्रांसफर हो गया और 6 महीने बाद उन्हें फिर से थेनी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया है। ऐसे में लोड लिफ्टिंग वर्कर और कर्मचारियों समेत 50 से ज्यादा लोग थेनी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर गुड्स कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर के एंट्रेंस के सामने सेंथिल कुमार के विरोध में हड़ताल पर चले गए, जो रीजनल मैनेजर का चार्ज लेने आने वाले थे। कर्मचारियों ने सेंथिल कुमार, जिन्हें थेनी डिस्ट्रिक्ट रीजनल मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया गया था, कि अपॉइंटमेंट के खिलाफ कैंसिल करो और कैंसिल करो जैसे नारे लगाकर विरोध किया। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि 2022 से 2025 तक थेनी जिले में जोनल मैनेजर के तौर पर काम करने वाले सेंथिल कुमार ने जिले के वेयर हाउस में कई तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया, जिससे कर्मचारियों को मानसिक परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि वह कर्मचारियों को जनता को घटिया चावल बांटने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने ऐसा करने से मना करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जनता को घटिया चावल बांटा जा रहा है, इसलिए उन्होंने नारे लगाए और सेंथिल कुमार की जोनल मैनेजर के तौर पर नियुक्ति रद्द करने की मांग करते हुए विरोध किया। जोनल रिपोर्टर क्यासिकली, डिंडीगुल, तमिलनाडु से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में बिना हेलमेट चलाना पड़ा भारी, चेकिंग में वसूले गए 15,500 रुपए। जबलपुर शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई विशेष चेकिंग के दौरान कुल 15,500 रुपए का चालान वसूला गया। यह कार्रवाई यातायात थाना मालवी चौक और माधोटाल थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम द्वारा की गई। चेकिंग अभियान कटंगी रोड बाईपास हेल्थ केयर अस्पताल के सामने चलाया गया, जहां बड़ी संख्या में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, सीट बेल्ट का पालन जरूरी है, वाहन के सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। जानकारी के अनुसार यह विशेष चेकिंग अभियान हफ्ते में 3 दिन नियमित रूप से चलाया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और लोगों में जागरूकता बढ़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से लोगों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव पैदा हो रहा है, जो सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब देखना यह होगा कि आगे भी प्रशासन इसी तरह सख्ती जारी रखता है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नगर निगम के लिए बीआरटीएस बना चुनौती, रेलिंग और स्टेशन को हटाने में छूट रहे पसीने। मौजूदा ठेकेदार ने काम करने से किया इनकार, नगर निगम को नए ठेकेदार की तलाश। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी इंदौर नगर निगम के द्वारा अब तक बीआरटीएस को तोड़ने की कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी। नगर निगम ने जिस ठेकेदार को इस काम का जिम्मा सौंपा था, उसने काम को अधूरा ही छोड़कर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस अधूरी काम की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब नगर निगम के अधिकारियों को हाईकोर्ट में जवाब देने में भी कदा संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अब शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश और तय नियमों के हिसाब से बीआरटीएस को तोड़ने का काम पूरा किया जाएगा। जिस ठेकेदार ने काम बीच में ही बंद किया है, उसके खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नए ठेकेदार की भी तलाश की जा रही है। महापौर का कहना है कि अगर कोई ठेकेदार नहीं मिला तो नगर निगम भी इस काम को करने में सक्षम है। फिलहाल शहर का बीआरटीएस नगर निगम के लिए गले की फांस बना हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक नगर निगम के हिस्से मुक्ति मिलती है। देखिए, अगर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और तुरंत नई एजेंसी लाकर बीआरटीएस हटाने का काम हम करेंगे। और अगर कोई एजेंसी नहीं भी आती है तो निगम इस काम को करने में सक्षम है, लेकिन नियमानुसार चूंकि प्रोटोकॉल और नियमों का फॉलो करना पड़ता है, तो एक बार मुझे लगता है कि और इस एजेंसी पर प्रयास करने के बाद यदि सफलता नहीं मिलती है तो शॉर्ट टेंडर कर एजेंसी लाने का प्रयास करेंगे। उसमें भी रिपोर्ट पेश करिए आप लोगों के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर चुनाव नियमों के खिलाफ महिला अधिवक्ता की याचिका। इंदौर 21 जनवरी 2026। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर में 28 जनवरी 2026 को होने वाले चुनावों से पहले चुनावी नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महिला हाईकोर्ट अधिवक्ता रेखा बोरीवाल ने एसोसिएशन द्वारा लागू किए गए कठोर चुनावी नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका रिट पिटीशन दायर की है। रेखा बोरीवाल, जो कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर की नियमित एवं आजीवन सदस्य हैं, वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा 9 जनवरी 2026 को जारी सूचना में ऐसे चुनावी नियम तय किए गए हैं जिनके कारण महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी बेहद सीमित हो जाती है। महिला अधिवक्ता का कहना है कि कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 3 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 1 वर्ष किया जाए। इसी तरह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष की शर्त को 5 वर्ष तथा सचिव और उप सचिव पद के लिए 5 वर्ष की योग्यता को घटाकर 3 वर्ष किया जाए। इससे महिला अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने में सुविधा मिलेगी और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। रेखा बोरीवाल ने मांग की है कि चुनावी नियमों में पारदर्शिता लाई जाए। साथ ही उन्होंने बार एसोसिएशन से भी अनुरोध किया है, जब तक जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हमने आपके द्वारा एक याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट के अंदर, क्या है पूरी याचिका का कारण और क्या वजह रही? याचिका में मैंने जो पुराने बार के नियम है 1961 के जो नियम थे उनमें संशोधन की बात की है और मैंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी 50% होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में महिला और पुरुष सबको समान अधिकार दिए गए हैं, समानता के अधिकार की बात की गई है। और मेरा कहना ये है कि अगर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता की बात की गई है तो महिला और पुरुष में इतना भेदभाव क्यों? उनको 50% भागीदारी महिलाओं की जाए और 50% पुरुषों की भागीदारी की जाए। और इसके लिए इस बार बार एसोसिएशन ने एक नए नियम लागू किए जिसमें 3 साल की एलिजिबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मांगी गई है जो कि चुनाव में भागीदारी करना चाहते हैं। और मेरा ये कहना है कि जितनी भी महिला अधिवक्ता है उनको इसमें आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए 5 साल किया जाए अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 साल किया जाए। और कार्यकारिणी पद के लिए मैं चाहती हूँ कि एक वर्ष का मेंबरशिप अनिवार्य होती है, 1 वर्ष की मेंबरशिप ठीक होती है। और इसी को लेकर मैंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो नियम दिए गए हैं 7 वर्ष अध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष किया गया है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 7 वर्ष किया गया है, सचिव और उप सचिव के लिए 5 वर्ष किया गया है। और कार्यकारिणी में 5 सदस्यों का चुनाव होता है जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 साल का सदस्यता मांगी है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की। और मैंने इस बेस पर याचिका लगाई है कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो पाए और जिससे कि उनको आरक्षण अगर मिलेगा तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के चुनाव में आ पाएगी और जिससे बार की स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी। और एक कार्यकारिणी के लिए 1 वर्ष कर दिया जाए। 50% महिला होनी चाहिए, 50% पुरुष होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और 14 के अंतर्गत सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, तो हम महिलाओं की भागीदारी में असमानता क्यों? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है चुनाव आयोग से कि महिलाओं की मतदाता क्रमांक जो मतदाता के लिए 6 महीने का एलिजिबिलिटी मांगते हैं और अभी जो चुनावी नियम है 6 तारीख को प्रकाश और 6 तारीख को एक चीज बताइए, चुनाव के अंदर तो किस तरीके की रुकावट आ रही, कहीं पे कुछ हो रहा है क्या? 1961 के जो नियम चले हुए हैं 1961 के जो बार एसोसिएशन के जो नियम बनाए गए हैं वो जो वर्तमान परिस्थितियों, और मेरा कहना ये है कि पिछले साल अगर 1 वर्ष मैं बताइए अपने महिला मुद्दे में क्या क्या रखे थे चुनाव? मैं रेखा बोरीवाल हूँ, हाईकोर्ट एडवोकेट। बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं अगर पार्टिसिपेट कर रही हूँ कार्यकारिणी के रूप में, और मैंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो चुनावी मुद्दे हैं उनको लेकर 16 तारीख को मेरा रजिस्टर्ड हो गया था केस, और अभी मेरे मुद्दे ये कि महिलाओं की भागीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की।
यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूँ आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में रैली के दौरान पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल, राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप। जबलपुर से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला। जबलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की रैली उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब रैली के दौरान एक युवक द्वारा बालकनी से पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह रैली कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में निकाली जा रही थी, जिसका उद्देश्य शहर में बढ़ते अपराधों और पार्टी नेताओं को कथित रूप से निशाना बनाए जाने के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करना था। रैली जैसे ही व्यवहार पार्क क्षेत्र के पास पहुंची तभी सड़क किनारे स्थित एक 3 मंजिला इमारत की बालकनी से एक युवक रैली की ओर इशारे करते हुए दिखाई दिया। युवक के पास एक महिला भी मौजूद थी जो विरोध जताती नजर आई। इसी दौरान युवक द्वारा हाथ में पिस्टल लहराने का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह घटना रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को डराने और धमकाने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि जिस इमारत से वीडियो सामने आया वह भाजपा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर से जुड़ी बताई जा रही है और उन युवक की पहचान उनके बेटे राजा सोनकर के रूप में की जा रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इससे पहले भी युवक का नाम एक अन्य वायरल वीडियो में सामने आ चुका है, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो को जांच में ले लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वायरल वीडियो के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिनांक 14/1/2026 जनवरी को चंदला थाना अंतर्गत ग्राम बालकोरा में बलदू अहिरवार के द्वारा पुलिस थाना चंदला को जानकारी दी कि मेरे भाई बिहरी अहिरवार की किसी ने हत्या कर दी है, तो तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी चंदला उदयवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लेकर मामला पंजीबद्ध 16 जनवरी को किया। तत्पश्चात एसपी आगम जैन ने टीम गठित की। टीम में थाना प्रभारी चंदला उदयवीर सिंह तोमर, थाना प्रभारी बंसिया, थाना प्रभारी गोयरा सभी लोगों के द्वारा विवेचना में सामने आया कि उसी के चचेरे भाई रामकरण अहिरवार ने हत्या की है। पुलिस की पूछताछ के बाद रामकरण ने हत्या स्वीकार की और हत्या का कारण बताया कि वह मेरी पत्नी को गलत दृष्टि से देखा करता था और छेड़छाड़ भी की। मैंने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना, मैंने उसको मार दिया और आज दिनांक 20/1/2026 एसडीओपी नवीन दुबे के द्वारा केस का खुलासा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और चंदला पुलिस के द्वारा और आरोपी को जेल भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रीवा में खाद संकट की भयावह तस्वीर। एक बोरी खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े किसान। शासन की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। जिले के गुड़ विपणन संघ से सामने आई तस्वीरें शासन की खाद वितरण व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही हैं। यहाँ किसानों को एक बोरी खाद पाने के लिए घंटों भूखे प्यासे लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ रहा है। खबर जिला मुख्यालय रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ विपणन संघ की है, जहां खाद की भारी किल्लत के कारण किसान बेहद परेशान हैं। केंद्र पर बुजुर्ग महिलाएं, युवा और छोटे बच्चे तक कतारों में खड़े दिखाई दिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुड़ नायब तहसीलदार महिमा पाठक और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्था बनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन इसके बावजूद किसानों की भीड़ नियंत्रित नहीं हो सकी। स्थानीय किसानों का कहना है कि खाद की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। प्रशासन द्वारा किए गए दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कई किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए बाद भी आवश्यकता से बहुत कम मात्रा में यूरिया मिल पाई, जबकि कई किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए। किसानों का आरोप है कि यदि समय रहते खाद की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो किसान द्वारा बोई गई फसल पूरी तरह प्रभावित हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब
वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमरवाड़ा तहसील के ग्राम सोनपुर जागीर में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चुनरी यात्रा बरमान घाट धाम में मां नर्मदा नदी में चुनरी समर्पित करने एवं पूजन करने हेतु ग्राम सोनपुर जागीर के सैकड़ों श्रद्धालु सहित आसपास के ग्रामीण निरंतर पदयात्रा में चल रहे हैं। मां नर्मदा की विशाल चुनरी साथ में ध्वज लेकर डीजे की धुन में नाचते गाते पदयात्री मां नर्मदा जयंती के दिन बरमान घाट धाम पहुंच जाएंगे। वहां विधिवत पूजन पाठ एवं चुनरी माता को समर्पित कर भंडारा प्रसाद वितरित कर अपने निज निवास को लौटेंगे। चुनरी यात्रा का संचालन एवं आयोजन श्री कृष्ण कुमार साहू बल्लू साहू जी एवं समस्त ग्रामवासी सोनपुर जागीर द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर में सामूहिक कन्या विवाह की भव्य तैयारी, कलेक्टर और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जबलपुर में आयोजित होने जा रहे सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आज कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने गैरीसन ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार सहित सभी संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पेयजल, बिजली एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो, किसी भी अतिथि या लाभार्थी को असुविधा न हो, सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाए। इसके पश्चात कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने गढ़ा स्थित राधा कृष्ण बावली, बलदेव बाग क्षेत्र की उजार पुरवा बावली तथा करमचंद चौक स्थित बंगाली क्लब पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, जनहित से जुड़ी योजनाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन का जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना होता है उसके अंतर्गत यहाँ निगम क्षेत्र में 121 जोड़ों का विवाह होना है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी सहभागिता रहेगी उसमें और उसी के हिसाब से तैयारी की जा रही है। 121 जोड़ों के लिए वेदी का निर्माण और फिर उनका जो उनका विधिवत विवाह संस्कार संपन्न कराना, तो उसको लेके पूरी व्यवस्था हम लोग निरीक्षण किए। किस प्रकार से मतलब कैसा शेड्यूल क्या रहेगा? उस दिन और कार्यक्रम भी हैं, तो लगभग 3 कार्यक्रम हैं, उनमें से एक ये है। इसके अतिरिक्त एक बंगाली समाज का भी कार्यक्रम है, वो लोग तो वहाँ भी जाना उनका प्रस्तावित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आनंद उत्सव 2026 ग्राम पंचायत बगदोरी में धूमधाम से मनाया गया। चित्रंगी जनपद के ग्राम पंचायत बगदोरी में आनंद उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। यह उत्सव सामाजिक समरसता, परंपराओं तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बनकर उभर रहा है। सरपंच अवधेश प्रसाद यादव द्वारा समस्त ग्रामवासियों को नए वर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में आनंद उत्सव के दौरान आम जनता को आनंद से परिचित कराने के लिए राज्य आनंद संस्थान की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आनंद उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न खेलकूद भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज ग्राम पंचायत बगदोरी के पंचायत भवन में संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सम्मानित जन उपस्थित। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद में ई कचरा गलाने के लिए मुगलपुरा क्षेत्र के बरबालान में अवैध रूप से संचालित प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री पर प्रशासन का चाबुक चला है। प्रशासन की ओर से कार्यवाही करते हुए 8 फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे की अगुवाई में असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर विभाग व प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अवर अभियंता की टीम ने इस कार्यवाही को अमली जामा पहनाया। टीम के द्वारा जब लाइसेंस मांगा गया तब कोई भी लाइसेंस टीम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही की गई।
गौरतलब हुआ कि मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर ई कचरा जलाने का कारोबार अवैध रूप से किया जाता है। देहात क्षेत्र, मुगलपुरा क्षेत्र, नागफनी क्षेत्र व मझौला के जन्नत बाग में अवैध रूप से ई कचरा जलाने का कार्य हो रहा है। शाम होते ही भट्टियां जल उठती है और वातावरण में जहरीला प्रदूषण फैल उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर में दबंगई की हदें पार, वाल्मीकि युवक से जाति सूचक गाली गलौज कर छीनी बाइक। रामपुर में दलित युवक पर हमला, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर छीनी मोटरसाइकिल। कार में भी नहीं थमी जाति हिंसा। रामपुर में युवक से मारपीट और लूट, दबंगों का आतंक, बाइक छीनी, पीड़ित ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। रामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां दबंगों ने एक दलित युवक को निशाना बनाते हुए न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी बाइक भी छीन ली। पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के ग्राम रामपुरा का है। पीड़ित युवक अर्जुन, जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता है, सुबह के समय अपने दोस्त की मोटरसाइकिल से जिला कचहरी रामपुर जा रहा था। जैसे ही अर्जुन राधा रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती के पास पहुंचा तभी बाइक सवार कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इनमें एक युवक का नाम अभिषेक बालियान बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और जबरन मोटरसाइकिल छीनने लगा। जब अर्जुन ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक रामपुर को प्रार्थना पत्र देकर की है और आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अधिवक्ता आरिफ का कहना है कि अभिषेक बालियान नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ एडवोकेट है। आपके पास एक क्लाइंट आया है, क्या है उसकी समस्या? ऐसा है, ये अर्जुन पुत्र महेश वाल्मीकि है, ये रामपुरा का रहने वाला है। इसके रामपुर में एक गुंडा है अभिषेक बालियान। ये इसका काम रोड पर पुलिस जैसे चेकिंग करती है वाहन, ये 4-5 गुंडे हैं और ये अपने साथ माफिया कुछ लोग रखता है और बीच दिन दहाड़े पुलिस को टारगेट करके वाहन रोक करके वाहन लूट के ले जाता है। एक नहीं, मेरे पास 10 ऐसे क्लाइंट आए कि सब महिलाएं भी होती हैं, कार हो, बड़ी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, उसे रास्ते में 20 दिन दिहाड़े रोकते हैं ये लोग और फिर उसके बाद में उसको उस वाहन को छीन के ले जाते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और फिर रंगदारी के रूप में जो है पैसा वसूलते हैं उसको बुला करके। ये अभिषेक जो है, अभी पीछे भी एक रायपुर में ग्राम प्रधान है जाकिर, उनका भाई है फ़हीम, उससे 2,75,000 रुपये एक वाहन के नाम पर ले लिया है। और साहब मामला ये है कि ज़िले में योगी जी की कानून व्यवस्था में अगर दिन दिहाड़े जहाँ कचहरी से मात्र 1 किलोमीटर के एरिया में जहाँ डीएम साहब और एसपी साहब का ऑफिस है, पड़ोस में बंगला है, और वहाँ से इस तरीके से गुंडे के बल पर किसी की मोटरसाइकिल उठा ले जाना, इनको ऐसा कौन सा जो है प्रशासन ने लाइसेंस दे रखा है कि ये जो है दिन दिहाड़े चेकिंग के नाम पर वाहन लूट रहे हैं, ये वाहन छीन रहे हैं। जब लगातार इतनी शिकायतें आ रही हैं तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये अभिषेक बालियान, इसको संरक्षण है पुलिस का प्राप्त और ये आए दिन घटनाएं रोज करता है। ये रात को भी करता है, दिन में भी। इससे वाहन पकड़ना है, छीनना है और पैसा रंगदारी वसूलने को छोड़ देना है। इसे भी अर्जुन पुत्र महेश को भी ये बार बार फ़ोन करके कहता है कि 5,000 रुपये ले जा, तेरी बाइक छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से ये जो है जो चल रहा है ज़िले में। मैं पिछले भी आज भी मैंने एडिशनल साहब को फ़ोन किया कि इस तरीके से साहब ये एक व्यक्ति आया अर्जुन पुत्र महेश वाल्मीकि, इसकी मोटरसाइकिल 4 लोग छीन के ले गए। तो इसे उस समय पता नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है। फिर इसके पास एक फ़ोन आता है कि मैं अभिषेक बालियान बोल रहा हूँ और 5,000 रुपये ले आ और तू अपनी मोटरसाइकिल ले जा। तो साहब जिस तरह का माहौल ये यूपी गवर्नमेंट का है, जीरो टॉलरेंस नीति का, कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। ये 4 कदम पर थाना सिविल लाइन्स है यहाँ से, और 4 कदम पे दिन दहाड़े कोई मोटरसाइकिल छीन करके ले जाए गुंडई के बल पे, और तो फिर प्रशासन का क्या काम रह गया? इस तरह के माफियाओं को, गुंडों को जो है पनाह कौन दिए बैठा है? ये इसका आए दिन यही काम है कि पुलिस के भेष में और पुलिस के तरीके से पूरा जो माहौल बना करके ये रोड पर खड़ा होता वाहन रोकने के लिए,
फिर उनको उठा के ले जाता है वाहन, फिर उन्हें फ़ोन करके बुलाता है, तो ये रंगदारी नहीं है तो क्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कप्तान साहब से, एडिशनल एसपी महोदय से, कि इस जो है अभिषेक बालियान नामक व्यक्ति को पे इसको डिटेन कर उसको उठाया जाए और इससे ये पूछताछ की जाए कि आज तक कितने वाहन तूने जो है सड़कों से उठाए हैं, जो कितने वाहन इसने एक ज्वाला नगर में एक जो है यार्ड बना रखा है, वहाँ इसने 4-6 लड़के हैं जो अज्ञात में घूमते हैं और जगह जगह चेक इन का रूप दे करके वाहन रोक करके लूट के ले जाते हैं। इसमें निवेदन है कि इस मामले में FIR दर्ज हो और इसको जो है तुरंत इसको अभिषेक बालियान के खिलाफ कार्रवाई हो। मेरा नाम अर्जुन वाल्मीकि है। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम रामपुरा, थाना भोज, तहसील सदर। अच्छा, क्या बात हुई है, क्या घटना हुई है, आप पूरा बताएं। 4-5 लोग आए थे और राधा पे मेरी गाड़ी छीन ली और मुझे भंगी चमार बोल रहे थे और जोर से ऐसे करके चाट भी मारा था। किसने, कौन लोग थे ये मुझे नहीं पता कौन लोग। अभिषेक बालियान और ये हर्ष नाम। तो क्यों ली गाड़ी आपकी, क्या था पूरा मामला, पूरा बताएं। पता ही नहीं सर क्यों ली, कोई प्रूफ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बोला किस्त टूट गई है वो ऐसा है। गाड़ी फाइनेंस पे ली थी आपने? गाड़ी फाइनेंस पे ली, मैं बम्बई रहता हूँ, बम्बई से लेके आया था। गाड़ी बम्बई से लेके आए थे? हाँ, ट्रेन में लाद के। अच्छा, तो गाड़ी भी वहीं से खरीदी थी? गाड़ी वहीं से खरीदी थी। तो रामपुर में क्यों पकड़ी? पता नहीं सर, रामपुर में क्यों पकड़ी। पूछा आपने? मैं पूछा तब भी बताया नहीं और धमकी दे रहे थे, कह रहे साले चाट मारा मेरे, मारपीट करी मेरे से और गाली गलौज करी, भंगी चमार बोल रहे थे बार बार। अच्छा, भंगड़ साले मारेंगे, बच जाए यहाँ से। तो कब की बात है ये? आज सुबह 11 बजे। कहाँ छीनी थी? राधा पे। क्या बोल के रोका था आपको? बोले रुको आपने किस्त जमा नहीं करी। मैंने कौन कह रहा किस्त जमा नहीं करी? मैंने मेरी किस्त जमा करी है, एक किस्त टूटी भी चल, 2 किस्तें टूटी भी चल रही, वो जमा कर दूंगा मैं। इनकी तो आपका तो कोई रोल ही नहीं है ना, आपने गाड़ी कैसे रोकी? मेरे को नोटिस भेजो। नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? बोले मेरे ऊपर चाट उठ उछा रहा और भंगी उंगी बोले, चमार बोलो ज़्यादा भंगड़ यहाँ से भागी है वो। और मैं वाल्मीकि जाति से। वाल्मीकि जाति से हो तो अभी आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है कहीं? प्रार्थना पत्र मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है किसी को? कहाँ दिए? कोर्ट में। क्या किसको दिए? पुलिस अधीक्षक को दिए या फिर थाने में दी थी? पोर्टल पे करे। पोर्टल पे भी शिकायत की आपने? पोर्टल पे भी शिकायत। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? मेरी गाड़ी मिलनी चाहिए बस। बिजनौर से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे स्वाहेडी के पास पिकअप गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवक कार्तिक रस्तोगी और लक्षित राजपूत की मौत हो गई, वहीं तुषार हुआ गंभीर रूप से घायल। युवकों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि आज शाम कीरतपुर के मोहल्ला कमकरान निवासी कार्तिक रस्तोगी पुत्र प्रशांत रस्तोगी, भगवानपुर निवासी लक्षित राजपुर पुत्र राहुल कुमार और कीरतपुर के मोहल्ला भुट्टी निवासी तुषार पुत्र लक्ष्मण बाइक से बिजनौर आ रहे थे। जैसे ही स्वाहेड़ी मोड़ पर पहुंचे तो पिकअप गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। इस दौरान कार्तिक रस्तोगी, लक्षित गंभीर और तुषार घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। यहाँ चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल कार्तिक और लक्षित को मृत घोषित कर दिया। वहीं तुषार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर विकास भवन के गेट चाइना मंजा पतंग का समाज सेवी ने किया पुतला दहन। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ नबी सलमान ने डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर किया था धरना प्रदर्शन। चाइनीज मांझा बना हुआ है मौत का फंदा। प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रहा समाज सेवी का धरना। समाज सेवी पत्रकार नबी सलमान ने कलेक्ट्रेट में सांकेतिक हड़ताल मांझे पर रोक को लेकर सौंपा ज्ञापन। मांझा बेचने वालों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई की जाए, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर इसकी एक एक रील जब्त की जाए। सलमान ने चेतावनी दी कि अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो यह सांकेतिक हड़ताल जन आंदोलन में बदल जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से आ रही है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। 25 लाख की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 248 ग्राम हेरोइन बरामद।
मेहुड़ी सजौर मार्ग से 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। अटल बिहारी यादव व दीपक कुमार भारती 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 2 एंड्रॉयड मोबाइल और 1300 रुपए नकद बरामद। थाना रॉबर्ट्सगंज में NDPS एक्ट की धारा 8/21/29 में मुकदमा दर्ज हुआ। पूछताछ में लखनऊ से हीरोइन लाने की बात तस्करों ने कबूला। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी। देखिए, पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र महोदय के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की संग्रहण, उनके भंडारण, बिक्री, अवैध तस्करी के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि जनपद सोनभद्र को हम नशा मुक्त कर सकें। इसी क्रम में 20-21 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर SOG और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों, जिनके नाम हैं अटल बिहारी पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी चैनपुर थाना बभनी, दूसरा दीपक कुमार भारती सनाप संजय कुमार भारती निवासी सोनारी थाना रॉबर्ट्सगंज को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 248 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसके साथ ही साथ 2 अदद मोबाइल फ़ोन और 1300 रुपये बरामद हुए हैं। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि साहब, हम लोग लखनऊ से अफीम उठाए थे, वहाँ से इसको यहाँ सोनभद्र में लाकर पीने वालों को हमें इसको बेचना था। इन सभी को गिरफ्तार कर हम लोग जेल भेज रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम जनपद में किसी भी दशा में, किसी भी स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की ना तो बिक्री होने देंगे, ना जो है उसका भंडारण होने देंगे, ना परिवहन होने देंगे। सर, ये कितनी मात्रा में है और कितनी कीमत है इसकी? 248 ग्राम हेरोइन है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है वो 25 लाख। प्रयागराज में सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते डगमगाया और तालाब में गिर गया। जहां हुआ वह शहर के बीचों बीच का इलाका है। यहाँ तालाब से सटा हुआ स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां हैं। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्याशियों ने बताया, एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए और तालाब में गिरे। वहां दलदल में फंस गए। स्थानीय लोगों ने उनको बाहर निकाला है। कुछ ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। हालांकि जहां विमान गिरा हुआ है वहां दलदली तालाब है। चारों तरफ जलकुंभी उगी हुई है। ऐसे में एयरक्राफ्ट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाई है। एयरक्राफ्ट में और लोग सवार थे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हादसा आज दोपहर लगभग 12 बजे के पी कॉलेज के पीछे हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शाबीर ने बताया, पास में स्कूल है, बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे थे, तभी तेज लाल रंग दिखाई दिया। 2 मिनट बाद पैराशूट खुल गए, जहां तालाब में गिर गया। अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया है। तीनों लोग वर्दी में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसएसपी ने किया मोतीपुर में एक जनसंवाद कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बरूराज थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उक्त कार्यक्रम में एसएसपी ने एक एक कर सभी लोगों की शिकायत एवं सुझाव को गंभीरता से सुना। कई मामलों में उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उसके त्वरित समाधान करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर साइबर अपराध से बचने की कई जानकारी दी गई। एसएसपी ने कहा कि अनजान लोगों से फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर दोस्ती करने से परहेज करें। साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का अभियान चल रहा है। पुलिस एवं जनता के बीच बेहतर तालमेल से ही अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस मौके पर डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी, इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे, बरूराज थाना अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, बरूराज नगर पंचायत की अध्यक्षा बच्ची देवी, जदयू नेता कृष्ण कुमार चौधरी, मनोज कुमार सिंह, संजीव शाही आदि उपस्थित रहे। जी, पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हम लोग आज बरूराज थाना में जनसंवाद और जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इसमें जनता से अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों ने फीडबैक लिया है
कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, उसका हम लोगों ने प्रयास करेंगे निराकरण करने का। और मुख्यतः साइबर अवेयरनेस, यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटना में कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसी संबंध में चर्चाएं हुई हैं। बहुत लोगों ने सकारात्मक फीडबैक दिया है और आगे आने वाले समय में अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में तस्वीर जारी नहीं हो पा रही नहीं, जैसे हर थाना में जो है 2 गाड़ियाँ उपलब्ध हैं और उसका रोस्टर बना हुआ है, जितनी भी पंचायत है वो वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी। और इसका जो निर्धारण होता है मुख्यतः वो अपराध से संबंधित होता है। बाजार अगर कोई है, बैंक है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। हाँ, अगर जहाँ कहीं भी कुछ गैप्स आएंगे, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया है तो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ आवश्यकता है विशेष करके, तो प्रायोरिटी के आधार पे वहाँ भी गश्ती करवाई जाएगी। साइबर सेल में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए आप लोगों को कैसे जिस तरीके से घटनाएं आए दिन घट रही हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल एंड ट्रेन ना करें, किसी भी व्यक्ति को अपना OTP ना बताएं। आधार कार्ड एक सुरक्षित चीज़ है, उसको सावधानी से प्रयोग करें। और इन अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक ये घटनाएं कम हो सकती हैं। सर, आगे भी इस तरह जो आप आज पुलिस और पब्लिक के बैठ के बात की है और लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, तो आगे से भी आप इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे? मुख्यालय का आदेश है कि हम लोग हर सप्ताह 10 दिन में कहीं ना कहीं जाएंगे। और जी, उस संबंध में जो जी उसमें SP ग्रामीण को निर्देशित किया गया है, बहुत जल्द उसमें मध्यवर्ती कार्रवाई होगी बच्चों को। मोतीपुर थाने से गाड़ी चोरी हो गई थी सर, उससे आपको क्या कुछ कार्रवाई हुआ? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कार्रवाई हो रही है। और पिछले जो आपराधिक गोष्ठी हुई थी उसमें भी जो भी लंबित कांड है उसमें कहा गया है वाहन चोरी के लिए को डील करने के लिए एक अलग सा सेल बनाया जाएगा जिला स्तर पर। और जिस स्पेसिफिक घटना की जो आप बात कर रहे हैं उस संबंध में स्पष्ट जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें आज ही हम उसमें कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश संगम नगरी प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय देर शाम माघ मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अजय राय ने शंकराचार्य के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की और उनके इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन होने की बात कही। मुलाकात के बाद अजय राय ने कहा कि सनातन संस्कृति में शीर्षस्थ स्थापित एक शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही अक्षम्य है। त्रिवेणी जैसी पवित्र तपस्थली पर उन्हें बिना स्नान किए लौटना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्य की कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के समर्थन में साथ खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जालौन में अपने को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों को चक्कर काट रहा व्रत। समाज कल्याण विभाग ने बिना जांच पड़ताल के व्रत को व्रत किया घोषित। 3 साल से पेंशन न मिलने पर अधिकारियों के चक्कर काट रहा व्रत। 66 वर्षीय पीड़ित रामवरण ने जिलाधिकारी के पास आकर लगाई न्याय की गुहार। जालौन के बरसोड़ा का निवासी है व्रत। जालौन के उरई जिलाधिकारी कार्यालय का मामला। आपका जगदेव सिंह, यहाँ आए हो, क्या मामला है पूरा, क्या शिकायत है? मृत्यु घोषित किसने कर दिया है? हम सब लोग गए साहब, हमने हमारी क्या मामला क्या था? पेंशन। कब से नहीं आई पेंशन? 3 साल। क्या चाहते हो आप? पेंशन मिले चाहिए साहब। आपको कब जानकारी हुई थी? हमें 1-2 माह हो चुके, एक आए थी यहाँ, हमें नहीं मिली है। साल से आपको नहीं अधिकारी? पहले हम गए थे तो हम पहले सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं
और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार देर शाम माघ मेला में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अजय राय ने शंकराचार्य के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की और उनके इस सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन होने की बात कही। मुलाकात के बाद अजय राय ने कहा कि सनातन संस्कृति में 67 स्थापित एक शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अक्षम्य है। त्रिवेणी जैसी पवित्र तपस्थली पर उन्हें बिना स्नान किए लौटना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्य की कड़ी निंदा करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के समर्थन में साथ खड़ी है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है और जिस तरीके से उन्हें स्नान से रोका गया है वह सनातन के विरुद्ध है। दंडी स्वामियों को इस तरह उनकी शिखा पकड़कर घसीटा जाना और उन्हें बूटों से पीटा जाना सनातन परंपरा को कलंकित और शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कहीं न कहीं शंकराचार्य को अपमानित करने की मंशा सरकार ही कर रही है, क्योंकि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरकार और सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलते रहे हैं, सच की आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी और एक संत पर हुए अन्याय का मुखर विरोध करेगी। पार्टी प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक, शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी, गंगापार जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद, कौशाम्बी जिलाध्यक्ष गौरव पांडे, सुधाकर तिवारी, किशोर वाष्णे, हरिकेश त्रिपाठी, संजय तिवारी, महेश त्रिपाठी, सिद्धनाथ मौर्य, जितेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे। महाराज जी, आखिर ट्रंप कौन है? जो ट्रंप कौन है? आपने इशारे में कहा ट्रंप आपकी हत्या कौन कराना चाहता है पीछे से? किसने ये साजिश रची? ये देखिए, जिस समय ये कहा उसी समय कह दिया। अमेरिका की न्यूज एजेंसी उस कमरे के फोटोग्राफ निकाल के लाती है, क्या भारत की ला पाएगी? आपके ऊपर डाल दिया है, आप लोग निकालिए। अगर कोई माफी मांगने नहीं आया तो क्या फैसला होगा आपका? फैसला हो चुका, हम इस टेक को कायम रखेंगे। प्रयाग हमारा पुण्य क्षेत्र है, हम आएंगे। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है के गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं। आदित्यनाथ योगी बार बार उनके यहाँ जाते हैं, महाराज जी हमारे ऊपर कृपा करिए। तो हम क्या करें? उनके ऊपर कृपा ना करें? हमने कहा जिस नाम से देना हो। तो दुनिया जानती है, द्वारका के शंकराचार्य जी के बगल में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी का होता है, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी के बगल में पुरी शंकराचार्य जी का होता है। यहाँ है हमारा, बताओ इसी लाइन में वो क्यों नहीं है? बताओ क्यों ये परंपरा नहीं है? कई संगम अनुप्रजंती, हिरण हिरणों के साथ खेलता है, सिंह सिंहों के झुंड में खेलता है, कुत्ते कुत्ते के झुंड में खेलते हैं। शंकराचार्यों के साथ शंकराचार्य होता है और कोई नहीं होता है। कांदा गांव 21 जनवरी 2026 जनजातीय बहुल बस्तर अंचल की समृद्ध लोक परंपरा, कला, संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए बस्तर पंजुम कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर पंजुम 2026 का भव्य आयोजन जनपद पंचायत केशकाल में किया गया। यहां आयोजन 18 जनवरी 2026 से 19 जनवरी 2026 तक 2 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के रूप में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य बस्तर संभाग की स्थानीय कला एवं संस्कृति, परंपरा, लोक कला, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य, व्यंजन, पेय पदार्थ, आंचलिक साहित्य तथा वन औषधियों के मूल स्वरूप का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार करना है। साथ ही जनजातीय कला समूहों को सतत विकास के अवसर उपलब्ध कराते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना भी इस आयोजन का प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां एक और भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल के कारण जनहानि की दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर आस्था, संस्कृति और धर्म का अनुपम जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के सुपर कॉरिडोर रोड के समीप स्थित पवन टेकरी की, जहां मठाधीश श्री शत्रुघ्न जी महाराज एवं श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में भागवत पीठासीन श्री कृष्ण वंशिका जी के श्रीमुख से
श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय कथा का रसपान श्रद्धालु कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य वैष्णव बैरागी समाज संघ इंदौर के अध्यक्ष श्री बद्री बैरागी एवं उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा व्यासपीठ पर विराजमान भागवत कथावाचक का विधिवत स्वागत किया गया एवं उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा व्यासपीठ पर विराजमान भागवत कथावाचक का विधिवत स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूजन अर्चन कर आरती संपन्न की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष पर अवैध उत्खनन का आरोप। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरतोरी में जनपद पंचायत अध्यक्ष रामकुमार कौशिक पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन का गंभीर आरोप सामने आया है। जानकारी के अनुसार पिछले 3 सप्ताह में एक जीसीबी मशीन CG 10 BK4868 और 4-5 ट्रैक्टरों के माध्यम से करीब 700 से 1000 ट्रिप मुरम्मा मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन किया गया। स्थानीय लोगों और जीसीबी संचालक के अनुसार यह कार्य अध्यक्ष रामकुमार कौशिक के कहने पर किया जा रहा था। मौके पर मौजूद एजेंट भी खनन की अनुमति के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। पत्रकारों द्वारा फोटो वीडियो बनाए जाने पर ट्रैक्टर को खाली कर मशीन सहित मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना तत्काल SDM बिल्हा थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारी को दी गई। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि किस शासन प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए इंदौर पुलिस के नए प्रयोग। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा साइबर फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब इंदौर कमिश्नरेट के सभी थानों को स्मार्ट थाना बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में सभी थानों के पुलिसकर्मियों को साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका शुभारंभ बुधवार को पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में किया गया। दरअसल इंदौर शहर में बीते कुछ समय से साइबर फ्रॉड की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए इंदौर पुलिस द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब साइबर अपराधों से त्वरित राहत दिलाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने एक नया नवाचार शुरू किया है। इस नवाचार के तहत नए साल में प्रत्येक थाने में एक साइबर डेस्क स्थापित की जा रही है। इस साइबर डेस्क पर साइबर अपराध की शिकायत लेकर आने वाले पीड़ित की तुरंत सुनवाई की जाएगी, साथ ही FIR दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित राशि को बचाने के लिए 1930 CRP पोर्टल के माध्यम से तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर राशि ब्लॉक कराने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू की जाएगी। इससे विशेष साइबर ट्रेनिंग कार्यक्रम में 75 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं, जिन्हें पूरे दिन में 6 अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बाहरी साइबर एक्सपर्ट को भी आमंत्रित किया गया है। आने वाले दिनों में इंदौर कमिश्नरेट के सभी थानों में साइबर डेस्क 24 आवर्स चालू की जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से थाना स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। साइबर अपराधों के मामलों में तेजी से कार्रवाई बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क स्थापित की जा रही है और पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके। इंदौर से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रोहित का बना पक्का घर, सम्मानपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहा परिवार। जांजगीर चांपा 21 जनवरी 2026 जिले के ग्राम पंचायत बनाहिल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने एक गरीब परिवार के जीवन में खुशियों की नई रोशनी भर दी। ग्राम बनाहिल निवासी हितग्राही रोहित पिता
बिसाहू राम वर्षों से खपरे व टीन की छत से बने कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे थे। बरसात के दिनों में पानी टपकना, ठंड व गर्मी की मार तथा असुरक्षित आवास उनकी रोजमर्रा की समस्या बन चुकी थी। आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण पक्का मकान बनाना उसके लिए केवल एक सपना था। शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने इस सपने को साकार किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हितग्राही रोहित का आवास स्वीकृत किया गया तथा 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की गई। इसके पश्चात निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण पूर्ण कर लिया गया, जिसकी पूर्णता वर्ष 2025-26 में हुई। आज रोहित अपने पक्के, सुरक्षित और सम्मानजनक मकान में परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही वे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जलवाहित शौचालय जैसी सुविधाओं से भी लाभान्वित हैं। हितग्राही रोहित कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे लिए वरदान साबित हुई है। आज मेरे सिर पर पक्की छत है, यह सपना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वास्तव में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास के साथ सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में भागवत द्विवेदी को राष्ट्रीय प्रभारी पुनः मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय प्रभारी पद के लिए श्री भागवत द्विवेदी जी को उनके सफल पिछले कार्यकाल को देखते हुए एक बार फिर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह चंदेल जी ने उनके नाम पर पुनः अपनी सहमति देते हुए नए कार्यकाल के लिए दायित्व सौंपा। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि भागवत द्विवेदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने पत्रकार हितों के लिए प्रभावी और संगठित कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के मलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन भव्य विशाल सफल आयोजन भागवत द्विवेदी की देखरेख में हुआ था। मध्य प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश त्रिपाठी, प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष राहुल शर्मा, राजस्थान बाबूलाल योगी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश महामंत्री नरेंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष अतुल गौतम, संभाग अध्यक्ष रवि गुप्ता, संभाग प्रभारी प्रसन्न मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मोहन स्वरूप चौबे सभी लोगों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हिरौंदी में स्वर्गीय महेंद्र सिंह सोनू स्मृति अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 7वां सोपान का दूसरा दिन। बड़े हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ग्राम हिरौंदी में अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 19 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। दूसरा दिन का मैच इस प्रकार थे। पहला मैच चदई व मुजफ्फरपुर के बीच खेला गया, जिसमें मुजफ्फरपुर जीत हासिल की। लगातार दोनों सेटों में दूसरा मैच देहरादून का किटाहा के बीच खेला गया, जिसमें से देहरादून लगातार दोनों से सेटों में विजय रही। तीसरा मैच देहरादून व बनारस के बीच खेला गया, जिसमें से एक सीट बनारस जीती। लगातार 2 सेट देहरादून जीत हासिल की। कल 10 बजे से सेमीफाइनल मैच रहेंगे। पहला सेमीफाइनल मैच देहरादून व बनारस के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मैच मुजफ्फरनगर व रीवा के बीच खेला जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष कामता सिंह, चंद्रभूषण सिंह, BSF रिटायर, तुर्रा सरपंच रुद्र प्रताप सिंह, मुन्ना सिंह, जयकिशोर कुशवाहा आदि संचालक कर रहे थे। चूड़ामन सेन, सुधीर सिंह जायसवाल व हिरौंदी समिति के धीरू सेन, अनूप साहू, चमन परस्ते, रवि गुप्ता, लल्ला जायसवाल, प्रकाद विश्वकर्मा, धनु जायसवाल, पंकज सेन, विवेक सिंह, पंकज सिंह, राघवेंद्र जायसवाल, नीरज जायसवाल, अमित त्रिपाठी, अंकित सिंह, शिवम सिंह, दीपक जायसवाल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण हेतु चित्रकूट स्थित प्राचीन गौरीहार मंदिर की बारादरी को ध्वस्त करने शुरू हुई प्रशासनिक कार्यवाही। एक पोकलैंड मशीन सहित 4 JCB मशीनों से मंदिर की बारादरी ध्वस्तीकरण शुरू। मौके पर जिले भर के प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बस्तर जिला पत्रकार संघ का नववर्ष मिलन आईजी, कलेक्टर और एसपी ने दी बधाई। बस्तर जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में जिले के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। इस गर्ममय आयोजन में पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, कलेक्टर हरीश एस और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित अन्य सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद रहे। नववर्ष मिलन समारोह के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों और पत्रकारों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग भी मौजूद रहे। बस्तर जिला पत्रकार संघ द्वारा जो नववर्ष मिलन का जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें जिला प्रशासन और पत्रकार संघ के सभी सदस्यों, सभी पदाधिकारियों को लेकर के आज हम लोगों ने एक आयोजन किया था, जिसमें बस्तर के आईजी श्री सुंदर राज पी, बस्तर के एसपी श्री शलभ सिन्हा जी और बस्तर के कलेक्टर हरीश एस जी, इसके अलावा अपर कलेक्टर सीपी बघेल और एडिशनल एसपी अपना वो भी आए थे और हम लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। गीत संगीत की भी व्यवस्था थी, सब लोगों ने जो है वो स्वरूचि भोज किया और इस प्रकार से नव वर्ष का जो ये कार्यक्रम था वो बहुत सफल आयोजन था। ये कार्यक्रम कराने कैसे लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन प्रशासन और पत्रकारों के बीच में चाहिए वो रहा। निश्चित रूप से सारे पत्रकार इसमें लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं एक ब्रिज का जो काम है प्रशासन और पत्रकारों के बीच में वो पत्रकार संघ कर रहा है। इससे निश्चित रूप से जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य जनसेवा है, प्रशासन का उद्देश्य भी है, तो कहीं पर कोई कंफ्यूजन जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। अच्छा लगा, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम और आयोजित करें। नववर्ष 2026 के हिसाब से आज बस्तर जिला पत्रकार संघ में नववर्ष के मिलन आयोजन हुआ है। इसमें सभी पत्रकार साथीगण के साथ रूबरू होने का एक अवसर मिला है। आज साथ में जिला के कलेक्टर साहब, एसपी साहब एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहा और बस्तर संभाग के अंतर्गत एक बदलता बस्तर को प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार का और सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बस्तर में वास्तव में विगत समय की तुलना में अभी काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिस्थिति निर्मित हो रहा है। इस संदेश को देश के समक्ष और सभी जनता के समक्ष रखने के लिए पत्रकार को काफ़ी अहम भूमिका रहा। हम शुभकामना करते हैं पत्रकार जो आने वाले समय में भी ये सकारात्मक भूमिका निभाते रहे, ताकि बस्तर क्षेत्र के एक नया सकारात्मक पहचान देश दुनिया के सामने रख सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में बुधवार को वीसी के माध्यम से कलेक्टर कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस के प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। सतना के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक श्री हंसराज सिंह, अपर कलेक्टर श्री विकास सिंह, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर श्री सत्या मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकारी विद्यालयों में भी अब खेल प्रतिभाओं को मिल रहा है मंच। दुमका के रसिकपुर स्थित पीएम श्री राजकीय बुनियादी विद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के उत्साह और खेल भावना ने सबका मन मोह लिया। दुमका से वरिष्ठ संवाददाता आशीष यादव की ये खास रिपोर्ट। दुमका जिले के रसिकपुर स्थित पीएम श्री राजकीय बुनियादी विद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ।
इस खेल महोत्सव का उद्घाटन संयुक्त रूप से जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार और विद्यालय की प्राचार्य प्रियंका कुमारी ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम की खास बात यह है कि उद्घाटन के अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी और विद्यालय के प्राचार्य ने बैडमिंटन खेलकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से इस खेल महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बुक, बैलेंसिंग, म्यूजिकल चेयर, शतरंज, कैरम, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, साथ ही 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ और जलेबी रेस जैसी रोचक प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। बच्चों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ इन खेलों में भाग लिया। यह बहुत ही गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है कि इस तरह का खेल महोत्सव सरकारी विद्यालय में आयोजित हो रहा है। खेल से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करें और कभी हार न माने। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य प्रियंका कुमारी ने भी खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। वार्षिक खेल महोत्सव से बच्चों में उमंग, ऊर्जा और खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। खेल बच्चों के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और नशाखोरी से भी दूर रखते हैं। पदाधिकारियों की उपस्थिति से बच्चों का हौसला और भी बढ़ता है। खेल महोत्सव के समापन अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य प्रियंका कुमारी, सहायक शिक्षिका, शिक्षकगण, ICT इंस्ट्रक्टर, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कुल मिलाकर यह खेल महोत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ। केशकाल तेंदुभाटा के निवासी भुवनेश्वर सिन्हा व श्रीमती दानेश्वरी सिन्हा के आवास में इस वर्ष 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। अयोध्या के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी विजयानंद शास्त्री जी की ओजस्वी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन को लेकर तेंदुभाटा के आसपास के ग्रामों में धर्मानुरागी भाई बहनों द्वारा कार्यक्रम को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कलश यात्रा के पश्चात 9 दिन के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किया गया। इसके बाद तेंदुभाटा की पावन धरा पर भक्ति रस में सराबोर हो गई 9 दिवसीय संगीतमय महापुराण कथा का भव्य तरीके से आयोजन हुआ। इस आध्यात्मिक समागम में गांव के और अन्य गांव के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रोता श्री कृष्ण लीला का आनंद लेते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी के हमीरपुर में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां अवैध असलहे की नोक पर दबंगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की शिकायत करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है और नाबालिग लड़की की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला विवार थाना क्षेत्र के महरा गांव का है। जहां दबंग किस्म के लोगों ने अवैध असलहे के बल पर नाबालिग लड़की को जबरन उठा लिया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले आरोपियों की शिकायत पुलिस से की थी, जिससे नाराज होकर दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है। नाबालिग की सकुशल बरामदगी पुलिस की प्राथमिकता है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है। नाबालिग के अपहरण की इस घटना ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्द नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। क्या नाम है दादा? कुल्लन सिंह। कौन से गाँव में रहते? माहिरा में। क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई कि वो जब उठा के ले गए बेटी को हमारी। कौन लोग? रिंकू है और उसके साथ में एक और है। कितने समय की घटना, कैसे ले गए? दोनों कट्टा लिए थे, दोनों पकड़ के जबरदस्ती ले गए। क्यों? वजह क्या रही? जब गुंडे हैं वे हाँ दिए। कार्रवाई हुई? अभी वो लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। पकड़ा गया किसी? 3 पकड़ा गए। दुर्गेश खड़े और ऋषि महिरा। कितने साल की थी बेटी? 10 साल। हाँ है, लापता है। चाची क्या नाम है आपका? कौन से गांव में रहती है? अच्छा, क्या घटना हुई है आज सुबह? जबरदस्ती उठा ले गई। किसको? लड़की को। अच्छा, कौन लोग?
टिंकू 4 लोग हैं। कैसे ले गए? हम इकट्ठा हो रहा हो मुँह के लौंडा के और बाप के हम एक कन पटा दी उसमें हम गिर गई हूँ उठा के ले गए। कितने साल की लड़की है आपकी? 16 साल की। पता है कहाँ है अभी? वो मालूम नहीं। कितने समय की घटना है ये? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पर सिंघाड़िया के पास कहासुनी के बाद युवती ने तमंचे से अपने प्रेमी को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में लगी, जिसके बाद उसके गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया। कैंट पुलिस ने संत कबीर नगर जिले की रहने वाली युवती को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपित युवती की पहचान संत कबीर नगर जिले की रहने वाली अंशिका के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल सीकरी गांव का रहने वाला अमिताभ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान छीना झपटी हुई और तमंचे से गोली चल गई, जो अमिताभ के पेट में जा लगी। बताया जा रहा है कि घटना के समय मौके पर 4 अन्य लोग भी मौजूद हैं, जिनमें अमिताभ का एक दोस्त भी शामिल था। गोली चलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए एम्स पहुंचाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिकअप बाइक टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। बिजनौर के नेशनल हाईवे स्वाहिड़ी के पास पिकअप गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवक कार्तिक रस्तोगी और लक्षित राजपूत की मौत हो गई। वहीं तुषार हुआ गंभीर रूप से घायल। युवकों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि आज शाम किरतपुर के मोहल्ला कमकरान निवासी कार्तिक रस्तोगी, 21 वर्ष पुत्र प्रशांत रस्तोगी, भगवानपुर निवासी लक्षित राजपूत 18 वर्ष पुत्र राहुल कुमार और किरतपुर के मोहल्ला बुड्डी निवासी तुषार पुत्र लक्ष्मण बाइक से बिजनौर आ रहे थे। जैसे ही स्वाहिड़ी मोड़ पर पहुंचे तो पिकअप गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। इस दौरान कार्तिक रस्तोगी, लक्षित गंभीर और तुषार घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल कार्तिक और लक्षित को मृतक घोषित कर दिया। वहीं तुषार का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके पैर में चोट आई है। हादसे की सूचना के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि आज दिनांक 20 जनवरी को शाम को करीब 5 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना प्राप्त हुई कि 3 साथी जो कीरतपुर से बाइक से बिजनौर आ रहे थे, उनकी गाड़ी को किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा तीनों व्यक्तियों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। दौरान उपचार ग्राम भगवानपुर निवासी लक्षित तथा केतपुर निवासी कार्तिक की मृत्यु हुई तथा तुषार की हालत गंभीर है, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। वेस्ट बंगाल के मालदा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां मालदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 अलग-अलग ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। एक ही रात में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 10 पाइप गन और 5 7mm गन के साथ 25 राउंड कारतूस भी शामिल हैं। मकसद हथियारों की स्मगलिंग करना था। पुलिस का शुरुआती अंदाजा है कि हथियार बिहार से लाए गए थे। सूत्रों की जानकारी मिलने पर इंग्रेज बाजार पुलिस स्टेशन के मिल्की इलाके से मैनूल हसन को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 पाइप गन, एक 7mm और 5 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि मैनूल इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बेचने के इरादे से ले गया था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ कालियाचक पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उसी रात सूजापुर से अनारुल हक नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 7mm और 20 राउंड कारतूस बरामद हुए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मैनूल का घर मिर्जातपुर लाल गोला मुर्शिदाबाद में है। अनारुल का घर मालदा जिले के गुलाबगंज में है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि यह हथियार बिहार से आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं
चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नजीबाबाद में किशोर की पीट कर हत्या। जलालाबाद पंचायत घर के निकट 15 वर्षीय किशोर अरमान पर हमला कर उसे घायल कर दिया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। जलालाबाद के शेख सराय निवासी किशोर अरमान पुत्र स्वर्गीय महबूब अपने परिवार के साथ राहूखेड़ी में रहता था। मंगलवार शाम जलालाबाद पंचायत घर के निकट कुछ लोगों को अरमान खून में लथपथ जमीन पर तड़पता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल को निकट के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरमान टायर पंचर की दुकान पर काम करता था। सूचना पर सीओ नितेश प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष राहुल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। अरमान की हत्या किसने की, पुलिस की जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सतना शहर की जलावर्धन योजना में हुए बड़े भ्रष्टाचार के कारण पाइपलाइन फूट रही। स्मार्ट सिटी सतना में जलावर्धन योजना में पाइपलाइन बिछाने में अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण जनता परेशान हो रही। सामान्य तौर पर पाइपलाइन को जमीन की सतह से कम 1 मीटर लगभग 3.3 फीट नीचे बिछाया जाना चाहिए। यदि पाइपलाइन सड़क के नीचे या ऐसे क्षेत्र में गुजर रही है जहां भारी वाहनों का आवागमन होता है तो इसकी गहराई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक रखी जाती है, ताकि दबाव से पाइपलाइन टूटे नहीं। पाइप के ऊपर की मिट्टी को अच्छी तरह से कुचलकर कंपैक्शन भरना अनिवार्य होता है, ताकि भविष्य में जमीन धंसे नहीं। लेकिन शहर के अंदर जमीन की सतह पर ही पाइपलाइन बिछाकर मिट्टी से ढक दिया गया, जिसके कारण जरा सा दबाव में ही पाइपलाइन फूट जाती है। कल भी जिस जगह पर पाइपलाइन फूटी है उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाइपलाइन बिछाने में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी पर नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण थीम पर जागरूकता सत्र सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। जांजगीर चांपा 20 जनवरी 2026 कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर चांपा द्वारा 24 जनवरी 2026 बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 16 से 30 जनवरी 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण थीम पर चंद्र किरण शर्मा शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला शिवरी नारायण में जागरूकता सत्र सह कार्यशाला आयोजित की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने कार्यशाला में बालिकाओं को एनीमिया के बारे में जानकारी देते हुए उसके लक्षण, कारण एवं उपचार के बारे में बताया। आयरन व विटामिन युक्त भोजन जैसे पालक, दाल, ड्राई फ्रूट्स तथा विटामिन सी युक्त फलों के सेवन की सलाह दी गई। साथ ही नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लड़का लड़की एक समान थीम पर रंगोली प्रतियोगिता, बालिका सशक्तिकरण हेतु मानव श्रृंखला तथा बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई। कार्यशाला में पर्यवेक्षक, जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं समान प्रशासन की बैठक संपन्न। जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद मीरी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं व विभिन्न विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। जिले में धान उठाव परिवहन व्यवस्था रही बेहतर। टोकन व्यवस्था से किसानों को मिली बड़ी राहत। शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश।
जांजगीर चांपा 20 जनवरी 2026 जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद मिरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के समग्र विकास, पंचायतों की कार्यप्रणाली, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व बैठक में पारित प्रस्तावों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन कुमार जयपुरिया, जिला पंचायत समिति के सभापति एवं सदस्य श्रीमती प्रियंका सिंह छतरी, श्रीमती संतोषी सिंह रात्रे, श्री महादेव नेताम, श्रीमती उमा राजेंद्र राठौर, विधायक प्रतिनिधि, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उप संचालक श्री अभिमन्यु साहू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में धान खरीदी के साथ साथ उठाव एवं परिवहन की व्यवस्था संतोषजनक रही, जिससे उपार्जन केंद्रों में धान का अनावश्यक भंडारण नहीं हुआ और किसानों को समय पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकी। जिला प्रशासन की सतर्क निगरानी, विभागीय समन्वय और निरंतर समीक्षा के कारण जिले में धान उठाव परिवहन व्यवस्था बेहतर रूप से संचालित हुई, जिससे किसानों में संतोष और भरोसा बना रहा। बैठक में सदस्यों ने कहा कि अवैध तरीके से परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिले में संचालित बुनकर समितियों को शासन की योजनाओं के तहत मिले लाभों की विस्तृत समीक्षा की गई। हथकरघा विभाग के माध्यम से किन किन बुनकर समितियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, उसकी योजनावार एवं समितिवार जानकारी दी गई। बैठक में पंचायत क्षेत्र में संचालित समस्त राइस मिलों की पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर विशेष चर्चा की गई और सभी राइस मिलों की पर्यावरणीय अनुमति पत्र, निर्धारित नियम एवं शर्तों सहित पर्यावरण ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए, ताकि पर्यावरणीय मानकों के पालन की गहन समीक्षा की जा सके। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्वीकृत समस्त योजनाओं से संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी जारी निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट योजनावार एवं ग्राम पंचायतवार तैयार कर प्रस्तुत की जाए, जिससे प्रत्येक कार्य की वास्तविक प्रगति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो सके। जिले के सभी ऐसे तालाब जिन्हें समितियों को मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर दिया गया, उनकी विगत 5 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद मिरी की अध्यक्षता में समान प्रशासन समिति की बैठक संपन्न। जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद गिरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की समान प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के विकास कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट एवं आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। अध्यक्ष द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने, योजनाओं के समय सीमा में क्रियान्वयन तथा जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिम सदस्यों ने कहा कि जिन गांवों में राशन दुकान का संचालन नहीं किया जा रहा, वहां सर्वे के आधार पर नई राशन दुकान खोला जाए। इसके साथ ही राशन दुकान के संचालक में शिकायत मिलने पर संबंधित कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत गठित जीवन दीप समितियों की नियमित बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। अनावश्यक रूप से किए गए कर्मचारियों के संलग्नीकरण को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में समय पर उपस्थित रहे। जो अधिकारी अनुपस्थित पाए गए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। नल जल योजना के तहत स्थापित संरचनाओं को शीघ्र क्रियाशील किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। VBG रामजी योजना से ग्रामीण परिवार होंगे आत्मनिर्भर। जिला पंचायत अध्यक्ष इंजीनियर सत्यलता आनंद मिरी ने अधिकारियों से कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन VBG रामजी योजना ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आजीविका को मजबूती मिलेगी। परिवारों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे ग्रामीणों अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मजदूरी भुगतान को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना से 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की ओर से बड़ा कदम होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और व्यापक प्रचार प्रसार का अधिक अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
आज दिनांक 20/1/2026 चंदला तहसील के रेत खदान की लोक सुनवाई ग्राम हरई में एसडीएम लवकुश नगर और माइनिंग विभाग के द्वारा रखी गई और गांव के लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है रेत खदान चलने से। तो ग्राम वासियों ने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि रेत खदान पूरी तरह से बंद होना चाहिए। भारी वाहनों से हमारे गाँव में दिक्कत है और खदान निरंतर चलने से नदी की गहराई और चौड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे कि बरसात टाइम में नदी में बाढ़ आने से गाँव बहने का खतरा है और हमारे गाँव में वाटर लेवल भी बहुत नीचे आ रहा है। पानी की भी बहुत समस्या है, इसीलिए खदान पूरी तरह से बंद करवाई जाए और इसमें रोक लगाई जाए। हम सभी गांव वासियों की यही मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भव्य कलश यात्रा के साथ बाबा रामदेव मंदिर में माघ मेले का आरंभ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के संतोषी वार्ड स्थित श्री श्री बाबा रामदेव मंदिर में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ माघ मेला आरंभ हो गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर में विधि विधान पूर्वक बाबा श्री रामदेव का अभिषेक किया गया। इस दौरान आरती उपरांत बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। इससे पहले बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर के मंदिर में समाप्त हुई। बता दें, संतोषी वार्ड स्थित बाबा रामदेव मंदिर इस वर्ष अपना 25 वर्ष पूरा कर रजत जयंती वर्ष मना रहा है। वर्ष 2001 में बसंत पंचमी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र चांडक है और मैं इस समय माघ मेला 2026 चल रहा है उसका संयोजक हूँ। श्री श्री बाबा रामदेव मंदिर का यह जो है रजत जयंती महोत्सव है और उसके साथ हम सभी माघ मेला 2026 मना रहे हैं। बाबा रामदेव मंदिर को स्थापित हुए 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस समय माघ मेला का आयोजन 10 दिवसीय है, जिसमें विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। आज हमने कलश यात्रा की है, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची है और अभी मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। निरंतर आने वाले सभी दिनों में अनेक कार्यक्रम जैसे कि अखंड परिक्रमा, भजन संध्या, जम्मा जागरण, बाबा का जीवन दर्शन, अंताक्षरी क्विज, ये सब कार्यक्रम रखे गए हैं। शोभा यात्रा का आयोजन अंतिम दिवस में रखा गया है। अंतिम दिवस में भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। जय बाबा री, मेरा नाम गोविंद नानी है। मैं रामदेव बाबा मंदिर समिति में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। श्री श्री बाबा रामदेव मंदिर जगदलपुर रजत जयंती महोत्सव माघ मेला 2026 में पूरे प्रदेश से, देश से और हर समाज से भक्त जुड़े हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजन हो रहा है रजत जयंती महोत्सव का। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मालदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 2 अलग अलग ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। एक ही रात में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 10 पाइप गन और 5 7 mm गन के साथ 25 राउंड कारतूस भी शामिल हैं। मकसद हथियारों की स्मगलिंग करना था। पुलिस का शुरुआती अंदाजा है कि हथियार बिहार ले जाए गए थे। सीक्रेट सोर्स से जानकारी मिलने पर इंग्रेज बाजार पुलिस स्टेशन के मिल्की इलाके से मैनुल हसन 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 पाइप गन, 1 7 mm और 5 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि मैनुल इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बेचने के इरादे से ले जाया गया था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ कालियाचक पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उसी रात सुजापुर से अनारुल हक 45 वर्ष नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4 7 mm और 20 राउंड कारतूस बरामद हुए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मैनुल का घर मिर्जापुर लाल गोला मुर्शिदाबाद में है। अनारुल का घर मालदा जिले के गोपालगंज में है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि यह हथियार बिहार से आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पदयात्रा के तीसरे दिन कछवा थाना क्षेत्र पार करते अपने ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने पर आश्चर्य जताया। वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र के जखनी में विश्राम करेंगे। यात्रा के दौरान पाहो बाजार में एक ठहराव पर काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़े जाने पर इसे गुनाह बताया। कहा कि मंदिर तोड़ने वालों के बजाय मुझ पर एफआईआर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया। अहिल्याबाई होलकर के परिवार ने किया, यहां तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी विरोध दर्ज कराया, मगर एफआईआर मुझ पर कर दी गई। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। जैन साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आधी रात को कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो स्वयं निकले धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने। 150 कट्टी धान से भरा माजदा जब्त। जिले में कोचियों, बिचौलियों सहित अवैध गतिविधियां करने वालों में मचा हड़कंप। जिला प्रशासन की धान खरीदी कार्य पर 24 घंटे पैनी नजर। सख्ती 21 जनवरी 2026 खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो स्वयं एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं।
इसी कड़ी में आधी रात कलेक्टर श्री तोपनो ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिले में अवैध धान खरीदी और परिवहन पर कड़ी नजर रखते हुए प्रशासन को बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही हैं। कलेक्टर एवं जांच दल द्वारा बरपाली कला के निकट कोरबा रोड पर अवैध रूप से धान का परिवहन करते हुए 150 कट्टी धान से भरा एक माजदा वाहन क्रमांक CG 12BJ 8934 को जब्त किया गया। विगत दिवस रात्रि के समय ग्राम चिकनीपाली तहसील बरपाली जिला कोरबा निवासी श्री संतोष कुमार पिता श्री दिलशाय साहू द्वारा वाहन क्रमांक CG 12BJ 8934 में 150 बोरी अवैध धान वजन लगभग 60 कुंटल नगरदा से कोरबा की ओर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन को जाता देख कलेक्टर श्री तोपनो की उपस्थिति में जांच दल द्वारा गाड़ी और दस्तावेज की जांच की गई। संबंधी द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर उक्त वाहन को तत्काल नगरदा थाने में सुपुर्द करते हुए आगे की वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। जिले में लगातार हो रही सघन जांच, औचक निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई से कोचियों, बिचौलियों एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की सख्ती से स्पष्ट संदेश जा रहा है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के तहत धान खरीदी कार्य पर जिला प्रशासन की 24 घंटे पैनी नजर बनी हुई है। कलेक्टर, जिला पंचायत CEO सहित विभिन्न नोडल अधिकारी दिन रात फील्ड में उतरकर खरीदी केंद्रों, परिवहन व्यवस्था एवं भंडारण की सतत निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने धान खरीदी से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अवैध धान खरीदी, परिवहन अथवा भंडारण की सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही पात्र किसानों से ही धान खरीदी हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। जिला प्रशासन की सख्ती और निरंतर निगरानी से साफ हो गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी ढंग से अनिवार्य रूप से किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी दबाव के कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।